Good morning. A very good morning to all of you. Welcome back after a break. In the series of biochemistry, we have learned glycolysis, Krebs cycle, beta oxidation अभी बाकी है. But from next in the hierarchy में अब next जो आता है, that is the electron transport chain, which is the most important. जितने भी जो अभी तक एनर्जी रिलीज हुई थी एटीपी के रूप में बहुत कम हुई थी, सबस्ट्रेट लेवल पे बहुत कम हुई थी, एनएडीएच एफएडीएच ये सब के थ्रू हुई थी, जो कि आगे जाके हमेशा मैं कहती थी कि आगे जाकर ये इतने एटीपी देंगे. तो नाउ इट्स द टाइम कि कहाँ पे वो कैसे एटीपी निकलेगा. तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. So in detail today we will go for the electron transport chain, and in next class we will consider about the oxidative phosphorylation. तो electron transport chain जो चाहिए है, तो हम लोगों ने अभी सबसे पहले जब हम लोग सेलुलर पाथवे पढ़ रहे थे तो क्या क्या पढ़ा? ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि जनरेट किया एटीपी. However, most of the ATP generated during the aerobic catabolism of glucose is not directly ये pathway पे directly नहीं होता है. Rather, वो derive करता from a process that begins with moving electrons through a series of electron transporters that undergo redox reaction. तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि देयर इज अ set of enzymes located in the inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane पे एक set of enzymes होते हैं कॉम्प्लेक्स के रूप में, जहां एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है और इसी बीच में एनर्जी रिलीज होती है जिसको मैट्रिक्स से आउटर इनर मेम्ब्रेन जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें जमा होता है. फिर बाद में उस हाइड्रोजन आयन को यूज किया जाता है इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ये जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है जिसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं. दिस कॉजेज ये क्या करता है हाइड्रोजन आयंस टू एक्यूमुलेट विद इन द मैट्रिक्स स्पेस. वो क्या करता है हाइड्रोजन आयन जो भी एफएडी में एनएडीएच में उसको एक्यूमुलेट करता है मैट्रिक्स के स्पेस में. देयरफॉर अ कंसंट्रेशन gradient forms in which the hydrogen ion diffuse out of the matrix. और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से, उसमें एनर्जी रिलीज होती है. इस एनर्जी रिलीज में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन है वो मैट्रिक्स से बाहर चला जाता है. उसके बाद फिर मैट्रिक्स फिर बाहर मतलब कि इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, और फिर वहां से फिर मैट्रिक्स में उसको वापस लाया जाता है एटीपी सिंथेज के थ्रू, जो कि फॉस्फोराइलेट करता है एडीपी टू प्रोड्यूस एटीपी. ये समराइज हुआ आपका. ये इतना सिंपल वे में जिस ये पूरा है वो इतना इजी नहीं है. वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. तो अभी नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? ग्लाइकोलिसिस से शुरू किए थे, फिर क्रेब्स साइकिल में गए थे, उसके बाद फिर बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है मैट्रिक्स में. बीटा ऑक्सीडेशन अभी आपको बाकी है पढ़ना. उसमें भी एनएडी एफएडीएच और एनएडी होता है जो कि यहाँ पे वो भी यूज होता है. एंड तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये लास्ट कंपोनेंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. जो सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का ये लास्ट कंपोनेंट है एंड इज द ओनली पार्ट ऑफ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दैट यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. जो हम लोग जो ब्रीदिंग के थ्रू जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले रहे हैं वो यहाँ पे जाके रिड्यूस हो रहा है. तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली डिफ्यूजेस इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे अंदर कंटिन्यूसली आ रहा है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज अ सीरीज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दैट रिजेंबल्स अ रिले रेस. रिले रेस जैसे होता है ना कि एक थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं लोग, एक को दूसरे को देता है, दूसरे को तीसरे को, तीसरे को चौथे को, चौथा फिर फाइनली पहुंच जाता है. तो ये एक टाइप का रिले रेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड रैपिडली फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द नेक्स्ट to the end point of the chain where the electron reduce molecular oxygen producing water. End component में जाके ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है वाटर में. तो there are
4 कॉम्प्लेक्सेस, अभी हम लोग देखेंगे देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस। जो ये बीच में जो रिले के 4 खिलाड़ी हैं वो 4 कॉम्प्लेक्सेस है, जिसको हम लोग रोमन में 1 2 3 4 कहते हैं। तो देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स लेबल्ड 1 to 4 इन फिगर 1। अभी फिगर 1 आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए 1 2 3 4। Together with associated mobile accessory electron carrier, तो क्या हुआ कि एग्रीगेशन ऑफ दीज 4 कॉम्प्लेक्सेस, तो ये चारों कॉम्प्लेक्सेस का जो एग्रीगेशन हुआ और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ और भी चीज होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे साइटोक्रोम है, यूबिक्विनोन है, ये सबको मिलाकर हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज प्रेजेंट इन द मल्टीपल कॉपीज इन द, कहाँ पे ये रहता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स में एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स में। ये इनर ऐसे जो इनर जिसमें क्रिस्टल प्रेजेंट होता है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनर मेम्ब्रेन, ये कोई भी मेम्ब्रेन बाइलेयर का होता है ना, बाइलिपिड लेयर प्रोटीन, तो ये बीच में ऐसे ये 2 यहाँ पे रहता है, 3 और 4, इस टाइप से ये चारों अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट वी विल सी इन द फिगर। However, the electron transport chain of prokaryote में ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर होता है क्योंकि वो anaerobic कंडीशन में होते हैं। और the common features of all electron transport chain is the presence of proton pump to create a proton gradient across the membrane। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है ड्यू टू द प्रोटॉन H+ आयन का मैट्रिक्स से बाहर जाने पे के बीच में, दोनों के बीच में एक अलग ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है जिसके एनर्जी रिलीज होने के कारण। ये आपका फिगर 1 में है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स। ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये यूबिक्विनोन है, ये 3 है, ये साइटोक्रोम C है, ये 4 है। यहाँ से यहाँ ऐसे देखिए जा रहा है ना, यहीं से देखिए NAD से यहाँ से इलेक्ट्रॉन H लेकर इधर से इधर, ये 2 जो है ये बीच में बस FAD है, अभी मैं बताऊंगी। क्रेब्स साइकिल से FADH निकलता है, वो उसको लेके क्यूनोन को देके, और फिर ऐसे करके वापस देखिए यहाँ पर आके ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाया। और इसी बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से जो यहाँ से H2 है, जो ये NADH है, NAD+ और H+ में हो गया, तो जो ये H+ है वो चला जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ H+ आयन होने लगता है, बहुत सारे H+ आयन एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यहाँ पे घट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। वी विल सी फर्दर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एम्बेडेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है। बीच में ये इनर मेम्ब्रेन में ये चारों स्थित हैं, और जो क्या करते हैं मेम्ब्रेन दैट शटल द इलेक्ट्रॉन, शटल कर रहे हैं यहाँ से उठा के फिर यहाँ से ला के फिर वापस यहीं ले रहे हैं। ये क्यों, लेकिन यहाँ से यहाँ लाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द प्रोसेस प्रोटॉन्स आर पंप्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैंने बोला ना ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ से प्रोटॉन को पंप किया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। एंड ऑक्सीजन जो है, ये देखिए ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन लेके वाटर में चेंज हो जाता है टू रिड्यूस्ड इन वाटर। तो यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मतलब अभी एक एक करके मैं कॉम्प्लेक्स बताऊंगी प्रोसेस। दिस वन इज द प्रोसेस। अब नाउ वी विल कम टू द कॉम्प्लेक्स 1। टू स्टार्ट, the electrons are carried to the first complex by the NADH। अभी मैंने दिखाया था NADH से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज लेबल्ड एज 1। इसको नंबर 1, रोमन में हम लोग नंबर 1 से कंपोज करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें और भी कुछ चीजें हैं, इसीलिए इसको हम लोग सबको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN एंड आयरन सल्फर FES कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, इसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन भी रहते हैं, इसलिए ये सारे मिलकर बनाते हैं, इसीलिए इट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन B2 that is also called as riboflavin। is one of the several prosthetic groups। ये सब prosthetic groups या co-factors हैं जो कि रिएक्शन को एक्सिलरेट करते हैं। co-factors in the electron transport chain। the prosthetic group जो है वो non proteinous molecule होता है required for the activity of the protein। प्रोटीन को
अच्छे ढंग से चलाने के लिए या उसको एक्टिविटी उसकी करने के लिए ये नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप का यूज होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, नॉन पेप्टाइड नॉन पेप्टाइड प्रोटीन नहीं रहता है इसमें, नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स है टू बाउंड टू अ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के साथ बाउंड करते हैं और क्या फैसिलिटेट करते हैं उसके फंक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप इंक्लूड होता है जैसे कोएंजाइम्स which are the prosthetic groups of the enzymes. The enzyme in complex 1 is NADH dehydrogenase. इसीलिए इसको NADH dehydrogenase complex भी कहा जाता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स 1 को NADH dehydrogenase कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके नाम से ही देखो डिहाइड्रोजिनेट मतलब हाइड्रोजन को हटाना, किससे? NADH से। और कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा हुआ नाम, क्योंकि इसमें FMN और FES कंटेन करते हैं, मतलब इसके साथ कोएंजाइम कोफैक्टर्स भी हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों का मिलकर बना, देयरफॉर इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इज अ वेरी लार्ज प्रोटीन कंटेनिंग 45 अमीनो एसिड चेन्स। कॉम्प्लेक्स 1 कैन पंप 4 हाइड्रोजन। और जो अभी मैंने बताया था ना, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से अभी जाएगा, नेक्स्ट हम बताते हैं, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से H, यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स 1 4 हाइड्रोजन को इधर मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। 4 hydrogen ions across the membrane from the matrix into the intermembrane space, and it is in this way that the hydrogen ion gradient is established। और gradient establish होते जाता है क्योंकि इंटर मेम्ब्रेन में स्पेस में बार बार जा रहा है, तो वहां ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो मेम्ब्रेन वो ग्रेडियंट आयन ग्रेडियंट वहां पे बढ़ता जाता है। मेंटेन्ड बिटवीन द टू कंपार्टमेंट और सेपरेटेड बाय द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो फिर वापस उसको आसानी से आयन को अंदर आने नहीं देता है। फिर हम लोग बाद में, लेकिन वो आता तो है अंदर, हम लोग लास्ट में आके वही ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा, लेकिन वो कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे बाद में। नाउ वी विल कम टू द कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स 2 डायरेक्टली, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो उसमें सीधे FADH से वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, विच डज नॉट पास थ्रू कॉम्प्लेक्स 1। मतलब ये कॉम्प्लेक्स 1 से 2, 2 से 3 नहीं, ये 2 से डायरेक्ट में वो 1 में ना जाके, क्योंकि FADH, अब FADH कहाँ से आ रहा है? अभी आप लोग याद कीजिए क्रेब्स साइकिल जो था वो मैट्रिक्स में हो रहा था, वहां भी NADH और FADH है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो पार्ट है किसका? क्रेब्स साइकिल का पार्ट है, ठीक है, which does not passes through complex 1. The compound connecting the first and second complex to the third is ubiquinone. Q, यहाँ पे जो Q है देखिए, इसको और इसको दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? Q कर रहा है ना, यूबिक्विनोन इसको कनेक्ट कर रहा है। तो Q मॉलिक्यूल, यूबिक्विनोन जो Q मॉलिक्यूल दोनों को कनेक्ट कर रहा है। द Q मॉलिक्यूल क्या है? इट इज अ लिपिड सॉल्युबल एंड freely moves through the hydrophobic core of the membrane। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है मेम्ब्रेन को, वहां ये freely once it reduced, वहां पे ये भी क्या करता है, मैं अभी फिर बताऊंगी जब समरी में आऊंगी। तब ये Q जो है वो फिर मैट्रिक्स में से नहीं, ऊपर से, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में से हाइड्रोजन लेके वो खुद रिड्यूस हो जाता है QH2 में। तो फिर यूबिक्विनोन डिलीवर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और ये फिर डिलीवर करता है कॉम्प्लेक्स 3 को। तो Q रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन डिराइव्ड फ्रॉम NADH। तो Q में से 1 से भी आ रहा है, जो अभी मैंने बताया, NADH फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉन डिराइव्ड फ्रॉम द FADH2 फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2। 1 NADH से आ रहा है, वो भी यूबिक्विनोन में आ गया, और FADH से जो क्रेब्स साइकिल के थ्रू जा रहा है वो भी यूबिक्विनोन में आ गया, फिर इंक्लूडिंग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वहां पे क्या होता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट में जो होता है जो स्टेप, वहीं पे FADH रिलीज होता है, अगर आपको क्रेब्स साइकिल याद होगा तो। क्योंकि सक्सिनेट से डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो फ्यूमरेट बनता है, तो वहां पे FADH वहां पे निकलता है। क्लियर? तो ये प्लीज गो थ्रू द क्रेब्स साइकिल। इसको समझने के लिए आपको माइंड में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो दिस एंजाइम एंड FADH2 फॉर्म ए स्मॉल कॉम्प्लेक्स दैट डिलीवर्स इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
ठीक है, बाईपासिंग द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड जो है बाईपास करता है फर्स्ट को, डायरेक्टली यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे दिया FADH2 से, सिंस दिस इलेक्ट्रॉन बाईपास एंड thus do not energize the proton pump in the first complex, fewer ATP molecules are made from the FADH2 electrons. इसलिए FADH2 से जैसे NADH से 3 बनता है लेकिन FADH से 2 बनता है, तो यही रीजन है, बिकॉज ये वहां पे एक स्टेप को बाईपास कर दे रहा है, इसीलिए कम इसमें ATP बन रहा है। क्लियर? The number of ATP molecules ultimately obtained is directly proportional to the number of the proton pumped across the inner mitochondrial membrane. ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 2। अब आइए कॉम्प्लेक्स 3 पे। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ साइटोक्रोम B, अनदर FES प्रोटीन जिसमें 2 FES कहते हैं, एंड साइटोक्रोम C प्रोटीन। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम ऑक्सीरिडक्टेज। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीरिडक्टेज। फिर साइटोक्रोम प्रोटीन्स हैव अ इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो हीम होता है। द हीम मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू द, जैसा हेमोग्लोबिन में हीम होता है वैसा ही होता है, बट इट कैरीज इलेक्ट्रॉन नॉट ऑक्सीजन। लेकिन हेमोग्लोबिन में वो एक ऑक्सीजन कैरी करता था ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। एज ए रिजल्ट the iron at its core is reduced and oxidized। तो उसमें हिम में आयरन होता है, वो रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन पास करता है। फ्लक्चुएटिंग बिटवीन फेरस एंड फेरिक आयन के बीच में ये इंटरकनेक्टेड होता है, फेरस से फेरिक आयन के बीच में। फेरस है मतलब रिड्यूस फॉर्म और फेरिक है मतलब ऑक्सीडाइज्ड आयन। द हिम मॉलिक्यूल इन द साइटोक्रोम हैव स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स बाइंडिंग देयर। क्योंकि उसके साथ अलग दूसरे प्रोटीन्स हैं, इसीलिए ब्लड से थोड़ा ये डिफर कर जाता है, गिविंग स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स 3 जो करता है, ये साइटोक्रोम से जो 1 से साइटोक्रोम में आ रहा था ना H2, फिर वो 3 में डायरेक्ट कर रहा था और 2 से भी लेता है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 पंप्स, कॉम्प्लेक्स 3 जो करता है वो 3 है, वो पंप्स करता है प्रोटॉन थ्रू द मेम्ब्रेन एंड पास इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम देखिए ये 3 है ना, ये 3 में से किसमें, ये साइटोक्रोम C है, तब ये साइटोक्रोम C जो है ये 4 में पास करेगा। क्लियर? cytochrome C for the transport to the fourth complex of the protein and enzyme। cytochrome C है क्या है, is the acceptor of electron from Q। अभी Q से उसने किया था, however Q carries pair of electron, cytochrome can accept only, साइटोक्रोम एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ साइटोक्रोम प्रोटीन C, A and A3। इसमें 3 प्रोटीन होते हैं, पहले C के पास जाएगा, फिर A के पास जाएगा, फिर A3 के पास जाएगा। क्लियर? बस एक दूसरे में जैसे रिले में पास करते हैं, बस एक दूसरे को ये पास करते करते पहुंचा देता है दूसरे एक एंड से दूसरे एंड तक। और इस पास करने के में जो रिड्यूस होता है उससे एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी से जो मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन आयन को पंप कर देता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इतना एक सिंपल वे में आपको याद रखना है। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 हीम ग्रुप, इसमें 2 हीम ग्रुप है, 1 इन ईच ऑफ द 2 साइटोक्रोम एंड A3 and the 3 copper ion भी इसमें होता है। A pair of CuA copper ion भी, CuA CuB and cytochrome A3। ठीक है? The cytochrome holds an oxygen molecule very tightly between the iron and copper ion, और उसके until the oxygen is completely reduced। फिर the reduced oxygen then pick up 2 hydrogen। उसके बाद ऑक्सीजन के पास जो लास्ट में ये ऑक्सीजन के पास ही जाता है ना, लास्ट इसको लेने वाला इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, ऑक्सीजन। वो क्या करता है, 2 हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम से लेके और 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो वाटर बना देता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द आयन ग्रेडियंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। तो वहां पे यूज होता जा रहा है, जो मैट्रिक्स में से पंप भी होता जा रहा है, यूज भी होता जा रहा है, तो वहां पे कम होता जाता है, और जिससे केमियोस्मोसिस का प्रोसेस इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या हुआ केमियोस्मोसिस, the free energy from the series of redox reaction
अभी जैसा हमने अभी बताया, जस्ट डिस्क्राइब किया, ये पंप जो यूज टू द पंप हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस आयन, अब अनइवन हो गया ना, ऊपर ज्यादा हो गया नीचे मैट्रिक्स में कम हो गया, एज द मेम्ब्रेन एस्टेब्लिश बोथ कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बोथ इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों होता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। owing to the hydrogen ions positive charge and their aggregation on one side of membrane, और उसकी वजह से एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे एग्रीगेट होता जाता है। अब आता है, अब है कि सब ऊपर में एग्रीगेट हो गया, लेकिन अभी मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये जो है वापस इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वो वापस, ये जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है वो आयन के परमिएबल नहीं है, तो कैसे आएगा, तो फिर वहां से उसको लाने के लिए कैरियर चाहिए जिसको हम लोग एटीपी सिंथेज कहते हैं। इफ द मेम्ब्रेन वेर ओपन टू डिफ्यूजन, अगर वो ओपन रहता तो डिफ्यूज होता, ड्रिवन बाय द इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्रेडियंट, बट many ions cannot diffuse through the non-polar regions of phospholipid membranes without the aid of ion channel. Similarly, hydrogen ion in the matrix space, जो मैट्रिक्स में can only pass through the intermitochondrial membrane through an integral membrane protein, एक अलग प्रोटीन आएगा एटीपी सिंथेसिस जो कि पास करेगा हाइड्रोजन आयन को वापस सीधा। दिस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एक्ट एज अ टाइनी जनरेटर, जैसे कि ऊपर से मान लीजिए पानी छोड़ते हैं नीचे डैम वैम में, तो टरबाइन में नीचे उसको टरबाइन टरबाइन में जो वो घुमाता है उसको मोटर जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसी टाइप का एक जो ऊपर से फोर्स में देखा जाता है, तो एटीपी सिंथेसिस वही है, ऊपर से इसके ऊपर H1 आयन का इतना फोर्स होता है कि वो एक छोटा जनरेटर के जैसा यूज हो जाता है, टर्न बाय द फोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन डिफ्यूजिंग थ्रू इट डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, द टर्निंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर मशीन फैसिलिटेट द एडिशन ऑफ, और यही जो एनर्जी रिलीज होती है, जो फोर्स होता है उसके, वो जो फॉस्फोराइलेशन होता है, दैट इज एटीपी टू फॉर्म एटीपी, ये होता है। वी विल उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने देखा ये है एटीपी सिंथेज, जो कि यहाँ से H प्लस आयन को यहाँ ला रहा है और ये फॉस्फोराइलेशन कर रहा है एटीपी टू एटीपी में, एडीपी से एटीपी में। The chemiostasis जो है कि used to generate 90% ATP है made during aerobic glucose catabolism. It is also the method used in the light reaction of the photosynthesis to harness the energy of sunlight to process the photophosphorylation. Production of ATP using the process of chemosynthesis in mitochondria is called oxidative phosphorylation. इसी को हम लोग oxidative phosphorylation कहते हैं, जो कि अभी मैंने बताया, we will deal in next video. अब ये रहा आपका, देखिए वो फिर से एक बार उसको देख लीजिए, यहाँ से एडीपी एटीपी ये H प्लस आयन आ रहा है सिंथेस के थ्रू, और ये हो गया 4 कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, ये बाहरी मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है। ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स में एफएडी जाता है, फर्स्ट में एनएडी, फिर क्यूबिकुनोन, उसके बाद 3 में, फिर साइटोक्रोम से, फिर 4 में, फिर वापस ऑक्सीजन से वाटर बना देता है। ये फिगर आपको बहुत याद होना चाहिए। एटीपी यील्ड तो आप जैसे कि ये हम लोग देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में 2NAD पूरा, अब हम लोग अगर ग्लूकोज का देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस जहां जहां है ये 2NAD है, 2 ATP निकलेगा, 2 नेट ATP 2 है, 2 NAD, तो 2 NAD से 6 ATP, यहाँ टोटल 8 हुआ। इसी तरह ट्रांजिशन रिएक्शन पायरीवोट से एसिटाइल कोएंजाइम में 6 और क्रेब्स साइकिल में 24, टोटल 38 एटीपी होता है। तो ये, लेकिन अगर आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हो, हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ये 38 अब ये राउंड ऑफ है। एक्चुअली हमने बोला ना कि एक NAD से 3 ATP होता है, बट एक्चुअली इट इज 2.5, उसको हम लोग राउंड ऑफ कर दिए 3 में। तो अगर आप लोग एक्चुअल निकालिएगा तो ये जो 38 है ना, ये 32 हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत किताबों में वेरी करता है, आप देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं
क्लियर। तो ये राउंड ऑफ फिगर हम लोग, क्योंकि एक्चुअल अगर हम लोग इसका देखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, तो एक NaDH से मतलब कि ये 4 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी बनता है। तो एक NaDH से 10 हाइड्रोजन आयन निकलता है, तो 3 तो नहीं बनेगा, 2.5 बनेगा ना, 2.5 बनेगा। तो अगर हम वो एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं तो डिफर एथॉरिटी हमको, लेकिन उसको पॉइंट में है, इसीलिए उसको हम लोग राउंड ऑफ करके अपने इजी बनाने के लिए उसको हम लोग ये राउंड ऑफ कर दिए, तो वो 38 एटीपी होता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो ये आपका समरी है, जैसे ये समरी आप देख सकते हैं, इसको बार बार हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से बिगिन होता है? विथ द NaDH डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। NaDH पहला कॉम्प्लेक्स को यहाँ से शुरू हो रहा है। इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट रिसीव्ड बाय FMN। अगर और डिटेल में हम लोग जाएंगे, यहाँ तो हमने लिखा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पहले FMN रिलीज करता फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FNN डोनेट करता इलेक्ट्रॉन को FES को। क्यों एक कॉम्प्लेक्स में मैंने ये सबका नाम बताया था ना, तो अगर सीरीज में जाइएगा तो इसके थ्रू होगा। iron sulfur protons, and these are redox reaction in which the iron goes from the ferrous, अभी बताया था ferrous to ferric state में होता है। और नेक्स्ट स्टेप में होता है, the iron sulfur protein donates its electron to coenzyme A, coenzyme A and coenzyme Q, coenzyme Q। तो Q is क्या है? ubiquinone है, which is a free permeable molecule inside इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये यहाँ से यहाँ तक इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस रिडॉक्स रिएक्शन जनरेटेड एनर्जी विच इज यूज्ड टू पंप, और एक बार में यहाँ से 4 हाइड्रोजन जाता है। यहाँ पे 2 दिखा रहा है, 4 यहाँ इस थर्ड में से, इसमें से नहीं जाता ये, क्योंकि ये एक छोटा सा ये सिंपली क्रेब्स साइकिल से करता है, इसमें यहाँ पंप नहीं होता, बाकी सब में आपका पंप हो रहा है हाइड्रोजन। फिर क्यूबिक्यूलिन ये भी इसको देता है, ये भी उसको देता है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, फिर साइटोक्रोम C में जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये हाइड्रो ऑक्सीजन को वाटर में चिपके देता है। और यहाँ पे जब जो भी आयन सब एक्यूमुलेट हो गए वो यहाँ से वापस आ नहीं सकते, तो कॉम्प्लेक्स 5 उसको कह रहे हैं, जिसको हम लोग ATP सिंथेज कहते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम लोग देखेंगे कि ADP जो कि यहाँ पे आके ADP को फॉस्फोराइज करता है ATP में। क्लियर? ये वही चीज बार बार मैं दिखा रही हूँ। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इनर मेम्ब्रेन, इसलिए फिगर में आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे होता है। 4 कॉम्प्लेक्स होता है, 5वां होता है ATP सिंथेसिस, जो पंप करता है हाइड्रोजन आयन को। ये आपका एक कंसोलिडेटेड फिगर है। कॉम्प्लेक्स 1 में जो हो रहा है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बार बार इस फिगर को रिपीट किया है 2-3 तरहों से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, विजुअलाइज हो सके। यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लेक्स में हो रहा है ये सभी बातें लिखी हुई हैं। इन कॉम्प्लेक्स 1 NAD फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो भी NAD होता है वो कॉम्प्लेक्स N में होता है, FAD जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 में जाता है, ये याद रखिएगा। इट पासेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स NH+ आयन एंड पम्प्ड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 और ट्रांसफर हो जाता है यूबिक्विनाइन। 1 और 2 से कहाँ ट्रांसफर होता है? यूबिक्विनाइन Q में, और वहां Q से ये जो ब्लू है ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। फिर 3 से साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 में, और भी उसमें अगर डिटेल में तो कॉम्प्लेक्स 4 में अभी मैंने 2-3 तरह का कॉम्प्लेक्स बताया था कि पहले क्यूब में जाएगा, फिर A2 में, A1 में जाएगा, फिर A3 में जाएगा। इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास वी विल डील अबाउट इसी को। एक्चुअली ये एक ही चीज है, लेकिन मैंने टाइम की कमी की वजह से 2 पार्ट में कर दिया है। ये कंटिन्यूएशन में ही है प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू वेरी मच।